नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास खंड का अध्याय 4 आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। देखो, सबसे पहले अगर अपने बात करें कि आदिवासी क्या होता है, अगर मैं इस आदिवासी शब्द की ही बात करूं तो बच्चों आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है आदि प्लस वासी और इसका मतलब होता है मूल निवासी। आदिवासी का मतलब क्या हो गया? मूल निवासी, यानी कि जो किसी प्रांत के किसी जगह के जो मूल निवासी थे, यानी कि जन्मों जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्थान पर रह रहे थे, उन लोगों को कहा गया आदिवासी। तो यहां आदिवासी शब्द का मतलब समझ में आ गया आपको। अब मैं बात करूं दिक्कू की, तो दिक्कू यहां अंग्रेजों के लिए उपयोग में लिया गया शब्द है दिक्कू, यानी कि जिन्होंने आदिवासियों पर शासन किया था या भारत पर शासन किया था। और एक स्वर्ण युग की कल्पना, और इनके बीच में कैसे सामंजस्य बैठा, कैसे एक अलग युग की स्थापना हुई, इस सब चीजों के बारे में अपने इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि जनजातीय समूह, देखो जनजातीय समूह से मेरा अर्थ है बच्चों आदिवासियों से। मैं यहां उन आदिवासी लोगों की ही बात कर रहा हूं। अब आदिवासी लोग जो एक समूह के अंदर रहते हैं तो उन समूहों को बोल दिया जाता है जनजातीय समूह। तो यहां सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। देखो उनके जीने का तरीका क्या था, वो कैसे जीते थे। जैसे आज अगर आज के अपने बात करें तो आज हम कैसे जी रहे हैं। अब किसी के गार्जियंस की अगर मैं बात करूं, कोई क्या ही काम करते हैं, कोई आज भी अगर अपने देखें तो लकड़हारे भी पाए जाते हैं, कोई फर्नीचर का काम करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, यानी कि कोई सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत काम करता है। तो अलग अलग तरीके हैं जीवन यापन के। तो ऐसे आज से अगर मैं 200 साल या 100 साल पहले जाऊं तो उसमें भी कोई ना कोई तरीके थे जीवन यापन के। तो उन तरीकों में अगर मैं जनजातीय समूह की बात करूं तो उनके क्या तरीके थे जीवन जीने के, उन सब की बातें हम यहां करेंगे। तो किस तरह जीवन जीते थे। मैं बात करूं 19वीं सदी, 19वीं सदी यानी कि 1800 के आसपास की बात कर रहे हैं। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे और उनमें पहली है झूम खेती करने वाले। देखो बच्चों, कुछ आदिवासी ऐसे थे जो झूम खेती करते थे। झूम खेती का मतलब होता है बच्चों, एक स्थान पर खेती की, वहां से फसल प्राप्त की और उसको जलाकर अगले स्थान पर चले गए। झूम खेती अधिकतर वनों को काट काट कर की जाती है, यानी कि वनों को काटा जाता है, उन्हें भूमि, उस जो वनों की जो भूमि थी उसी कृषि योग्य बनाया जाता है और बाद में वहां उसकी उपज की जाती है। यानी कि घूम घूम कर एक स्थान पर लगातार कृषि न करके घूम घूम कर अलग अलग जगह कृषि किया करते थे। तो ऐसी कृषि को हम बोलते थे झूम खेती। और झूम खेती करने वाले किसानों को या आदिवासियों को घुमंत बोला जाता था। तो यहां देखो कि झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। पूर्वोत्तर भारत यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, यानी कि जहां बेसिकली अपनी गारो, खासी, जयंतियां, ये पहाड़ियां पाई जाती हैं। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि गारो, खासी, जयंतियां, गारो, खासी, ये कुछ पहाड़ियों के नाम है बच्चों। जो पहाड़ियों की यहां मैं पर्वतीय जो जंगलों की मैं बात कर रहा हूं, तो ये पहाड़ियां मेघालय यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत है वहीं पाई जाती है। तो इन्हीं पहाड़ियों के आसपास छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में है यानी कि मध्य भारत है, उन सभी स्थानों पर कौन पाए जाते थे? आदिवासी। और यही वे अपनी क्या करते थे? घुमंतु कृषि किया करते थे। आगे देखते हैं। कुछ शिकारी थे। देखो जैसे अपनों ने बात की कि कुछ ने क्या किया? घुमंतु कृषि की। ऐसे ही कुछ क्या थे? कुछ शिकारी और संग्राहक थे। अब इनके बारे में देखते हैं। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको इस अध्याय के प्रारंभ में बताया, जीवन यापन के अपने अपने तरीके थे। तो कुछ लोग तो कृषि कर जीवन यापन कर रहे थे, तो कुछ लोग शिकार करके अपना क्या कर रहे थे? जीवन यापन। अब जंगलों से प्राप्त उत्पादों से मतलब है वहां से प्राप्त लकड़ियों की या और भी बहुत से कीमती जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, उन सब की मैं बातें कर रहा हूं। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड
समुदाय इसी तरह का एक समुदाय है। ये जो बच्चों खोंड समुदाय है, ये एक प्रकार का क्या है, जनजातीय समूह या एक आदिवासी समूह है। और ये कहाँ पाया जाता है, मतलब कहाँ पाया जाता था, ये उड़ीसा के अंदर पाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कुछ ने कृषि की, कुछ ने शिकार किया, ऐसे कुछ क्या करते थे, जानवर पालते थे। कुछ क्या करते थे, कुछ जानवर पालते थे। जैसे कि आज भी हम देखते हैं चरवाहे होते हैं, बकरियों का बड़ा झुंड या भेड़ों का बड़ा झुंड। ऐसे ही कुछ ऊंट पालक भी होते हैं जो ऊंटों के बड़े झुंड को लेकर घूमते हैं। तो ये अपने अपने तरीके हैं आज जीवन यापन करने के। तो यही तरीके आदिवासी भी अपनाते थे। देखते हैं क्या करते हैं कि बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर, अब जानवर पालने में बच्चों गाय से लेके भेड़, बकरी, ऊंट सभी आते हैं, अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे। चरवाहे मतलब जो घूम घूम कर अपने पशुओं को चराते हैं, उन्हें बोलते हैं चरवाहे। मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहां से वहां जाते रहते थे। बेटे, तो रेवड़ का मतलब होता है एक बड़ा झुंड, यानी कि एक ऐसा झुंड जिसमें मवेशियों या भेड़ों या बकरियों की संख्या बहुत ज्यादा है, उस पूरे झुंड को बोला जाता है रेवड़। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। जैसे कि पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर। अब ये अलग अलग आदिवासियों के नाम बताए गए हैं उनके काम के आधार पर, यानी कि वे आदिवासी जो पंजाब के जंगलों या पहाड़ों में रहते थे उन्हें क्या कहते थे, वन गुज्जर। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, ये जो समुदाय थे ये गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिया और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ये अलग अलग समुदायों के बच्चों उनके काम के हिसाब से नाम दे दिए गए। आगे चलते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। जैसे हमने पहले तरीका देखा कि कुछ तो घुमंतू किसान थे जो घूम घूम कर खेती करते थे। ऐसे कुछ किसान या कुछ आदिवासी ऐसे भी थे जो एक ही स्थान पर, जो पारंपरिक तरीका अपने आज अपनाते हैं। आज आपने देखा होगा जो किसान होते हैं उनकी भूमि पहले से तय है, वो अपने ही भूमि में फसल की उपज प्राप्त करता है। तो ये काम पहले भी होते थे। और पहले ऐसे किसानों जो अपने लिए जीवन यापन का जो साधन था वो कुछ इस तरह से प्राप्त करते थे। यहां देखो कि 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे, यानी कि जमीनों को अपने हिसाब से बांट लिया गया था। जैसे कि आज हम देखते हैं अगर एक समाज में या एक गांव में कुछ लोग रह रहे हैं तो उस गांव के जितने भी आसपास की जो जमीन है उसी गांव के लोगों में आपस में बांटी गई है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कि हर एक किसान की, हर एक व्यक्ति की जमीन पहले से निर्धारित की जा चुकी है। तो यही काम यहां हुआ था। आगे देखते हैं कि ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल, ये दो समुदाय हैं बच्चों, जनजातीय समुदाय, एक तो गोंड समुदाय है और एक संथाल समुदाय है। जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। बच्चों इसका भी कारण था क्योंकि ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, वो भारत के ऊपर अपना शासन चाहते थे। अब शासन करने के लिए उन्हें लोगों को अपने नियंत्रण में लाना था। अब जो लोग एक ही जगह ठहरे हुए हैं तो उनकी दिनचर्या को देख के, उनके हाव भाव को देख के उन पे नियंत्रण करना संभव था। पर वे लोग जो एक जगह ठहरते ही नहीं है, उनके बारे में अध्ययन करना मुश्किल था, उनकी ताकत के बारे में जानना मुश्किल था। तो इसीलिए किसान अपना, जो अंग्रेज थे वो अपना ही हित देख रहे थे। इसीलिए उन्हें गोंड और संथाल जैसे समुदाय सभ्य लगते थे क्योंकि वो एक जगह टिके हुए थे। उनके ऊपर नियंत्रण करना अंग्रेजों के लिए क्या था, आसान था, बल्कि घुमंतू किसानों की अपेक्षा। आगे चलते हैं। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों औपनिवेशक। ये औपनिवेशक क्या होता है? जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ताकतवर है और एक थोड़ा कमजोर है। जो ताकतवर व्यक्ति है वो अपने से कमजोर व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेता है या उसे अपने अधीन कर लेता है।
जब दूसरा व्यक्ति उस ताकतवर व्यक्ति के अधीन हो गया तो अब जो ताकतवर व्यक्ति उसे कहेगा वो वही काम करेगा। तो ये होता है बच्चों उपनिवेश, यानी कि किसी के स्वतंत्रता का हनन कर देना या उसे अपना गुलाम बना लेना, या उसके जितने भी मामले होते हैं आर्थिक राजनीतिक जितने भी मामले हैं सब मामलों को अपने अधीन ले आना या अपने हिसाब से उसे काम करवाना, ये होता है उपनिवेश। तो अंग्रेजों ने यही काम किया था। जो अंग्रेजी शासन था उसी शासन को हम कह सकते हैं उपनिवेशक शासन, यानी कि अब ये यहाँ उपनिवेशिक शासन से मतलब है ब्रिटिश राज से। तो यहाँ मैं इसकी जगह ब्रिटिश राज शब्द का भी उपयोग कर सकता हूँ कि ब्रिटिश राज से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखो आगे देखते हैं कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। देखो आदिवासी कबीलों में रहते थे। अब कबीलों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उन पूरे कबीलों या उस पूरे समुदाय के अंदर एक व्यक्ति को उस कबीले का मुखिया बनाया जाता था और उस कबीले के जितने भी जो बड़े फैसले हुआ करते थे वो मुखिया लेता था, और जो मुखिया था वो आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ करता था, यानी कि उस पूरे कबीले की सबसे ज्यादा जो ताकत थी उस मुखिया के पास होती थी। किसी दूसरे कबीले पर आक्रमण करना है या किसी दूसरे व्यक्ति की नीतियों के अंदर हस्तक्षेप करना है, तो ये सारी जो बातें वहां का मुखिया बताता था। पर अब जब अंग्रेजों का शासन आ गया था, ब्रिटिश शासन आ गया था, तो उस मुखिया की शक्ति लगातार क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। वही देखेंगे यहां पर कि अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहले वो एक राजा की तरह काम करते थे, पर अब वो किसके अंडर आ चुके थे, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ चुके थे। आगे देखते हैं घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ, यानी कि वे व्यक्ति जो घूम घूम कर खेती करते थे, यहां उनकी बात कर रहे हैं कि घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ, कब, औपनिवेश शासन आने के बाद, यानी कि ब्रिटिश शासन के बाद। अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज यही चाहते थे कि सभी एक जगह टिके रहें, क्योंकि जब एक जगह रहेंगे तो उनके ऊपर नियंत्रण करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना वो आसान था। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। भूस्वामी का मतलब कुछ किसानों को जमीन दे दी गई और उन्हें उसका मालिकाना हक दिया गया, और कुछ को लीज पे यानी कि पट्टे पे, यानी कि कुछ एवज में राशि लेकर उसे कुछ समय के लिए वहां पर फसल या अपनी उपज को पैदा करने के लिए अनुमति दी गई। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे, यानी कि उसने वो जमीन भाड़े पे ले ली और अब उसके ऊपर जो उपज होगी वो उसकी होगी, पर उसके एवज में उस जमीन का भाड़ा किसको देना पड़ेगा, भूस्वामी को देना पड़ेगा। और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे, यानी कि ये प्रक्रिया हो गई थी आगे से आगे की। अंग्रेजों के एक इनकम का सोर्स कह सकते हैं अपने। पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। यानी कि पूर्वोत्तर भारत, यानी कि मैं अगर बात करूं सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की, तो वहां के कुछ जनजातीय समूह थे वो अपनी परंपरागत खेतियों के लिए वहां अड़े रहे, तो इसलिए ब्रिटिश शासन को या अंग्रेजों को मजबूरन उन्हें अनुमति देनी पड़ी। वन कानून और उनके प्रभाव। देखो अंग्रेज जो है शासन चलाने के लिए समय समय पर अलग अलग प्रकार के एक्ट लाते थे जिन्हें रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता था, और उन्हीं के अंतर्गत लाया गया वन कानून। अब मैं यहां देखूंगा इस अध्याय के अंदर, यहां अपने देखेंगे कि वन कानून और उनके प्रभाव आदिवासियों के ऊपर क्या पड़े थे। वन कानून का मतलब क्या था ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। जैसे अगर अपने बच्चों आज की बात करें तो आज भी हमारे
जो सरकार है, एक संघीय सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी, तो इनमें भी शक्तियों का बंटवारा है। तो यहां एक तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जो जंगल थे उनका जो वर्चस्व था, जंगल का जो भूमि जो थी वो सब अब अंग्रेजों के अधीन थी, यानी कि अंग्रेज उसके ऊपर अपना अधिकार बताते थे, जबकि आदिवासी उन जंगलों को अपना बताते थे। अब यहां देखते हैं आगे, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। देखो बच्चों, आरक्षित वन का मतलब होता है वो वन जहां लोगों की आवाजाही की मनाही है, यानी कि वहां लोग आ जा नहीं सकते, ऐसे वनों को बोला जाता है आरक्षित वन। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे वन जहां आम जनता, आम लोग नहीं जा सकते, उन्हें अपने क्या कहते हैं, आरक्षित वन, जो कि आज भी व्यापक रूप से हमारे भारत देश के अंदर मौजूद हैं। झुम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। बच्चों, इसके पीछे भी ब्रिटिश शासन की अपनी एक चाल थी, क्योंकि देखो जंगलों के अंदर प्राकृतिक संपदा बहुत ज्यादा थी, तो उसका वहां से खनन करके या वहां से प्राप्त करके अलग अलग स्थानों तक पहुंचाना था। इसके लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। तो यहां ब्रिटिश शासन या अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ किसानों को जो घुमंतु खेती करना चाहते थे उन्हें परमिशन दी कि आप ये काम करो, इसके एवज में, इसके बदले में आपको यहां मजदूरी भी करनी होगी। तो उन्होंने यहां भी कहीं ना कहीं अपना ही उल्लू सीधा किया था। आगे देखते हैं, वन कानून के खिलाफ विद्रोह। अब वन कानून के खिलाफ विद्रोह कब से प्रारंभ हुआ उसकी बात करते हैं। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे, जो वन कानूनों के विपक्ष में लाए गए थे या किए गए थे। अब मैं बात करता हूं व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश शासन ने कुछ किसानों को घुमंतु खेती करने के लिए परमिशन दी थी, उसके पीछे उनका जो कारण था वो था मजदूरी करवाना किसानों से। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल, ये संथाल जनजाति का नाम है बच्चों, आदिवासी जनजाति है एक, रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कर्मी कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। इसके बाद इन कर्मी कोषों को बर्दवान या गया, जो आधुनिक बिहार में स्थित है, भेज दिया जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। देखो बच्चों, होता क्या था, जो आदिवासी लोग थे यानी कि जो संथाल जनजाति के जो लोग थे वे रेशम पालन करते थे, तो यहां से उनका रेशम खरीद कर गया में लेके जाया जाता था। तो इसके बीच में जो बिचौलिए थे उनको बहुत ज्यादा लाभ हो रहा था। अब बात करते हैं काम की तलाश की। देखो, जैसे जैसे उपनिवेश शासन यानी कि अंग्रेजों का शासन बढ़ता गया, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ हो गए, यानी कि काम की तलाश में। क्योंकि देखो, जमीनों का अधिग्रहण किया जा चुका था। जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने लालसा को पूरा करने के लिए आदिवासियों की बहुत सी भूमि का अधिग्रहण कर लिया था, और उनका ये लालच था कि वहां जो जमा है, जो खनिज पदार्थ हैं, उनको निकालने के लिए वहां से आदिवासियों को भगा दिया गया था, उनकी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया था। तो अब जमीनों के अधिग्रहण के बाद जो आदिवासी थे अपने पालन पोषण के लिए, जीवन यापन के लिए अलग अलग स्थानों पर जाने लगे। तो मैं यानी कि मैं कह सकता हूं कि वो काम की तलाश में, जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ कर दिया। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। ये असम के चाय बागान की बात कर रहे हैं। चाय बागानों की सबसे ज्यादा जो अधिकता थी वो असम राज्य में थी। खनन
उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था, क्योंकि देखो अंग्रेज सरकार जो थी या जो अंग्रेज जो थे, यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो उन्हें खनिज के महत्व का बहुत ज्यादा पता था, जो कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को नहीं पता। तो अब क्या काम चल रहा था कि यहाँ जो हमारे खनिज थे उनको निकाला जा रहा था, खनन किया जा रहा था। तो अब खनन के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो उन मजदूरों के अंदर काम आ रहे थे हमारे आदिवासी लोग। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था, यानी कि ठेकेदारों के माध्यम से। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। अब हम बात करते हैं बगावत की। अब देखो, जब लगातार ऐसे काम होते गए कि कभी किसी को घर नहीं जाने दिया, काम की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें वेतन नहीं दिया गया, तो अब धीरे धीरे बगावत के शेर उठना जो स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जो आदिवासी समुदाय थे वो जंगलों को ही अपना सब कुछ मानते थे, उनसे उनके जंगल छीन लिए गए थे। तो इस कसमकस के अंदर अब धीरे धीरे आंदोलनों का होना प्रारंभ हो गया था, यानी कि बगावत होना प्रारंभ हो गई थी। तो अब इसी की बात करेंगे हम। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। जैसा कि 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने, संथाल वही जो एक स्थान पर रहकर खेती करते थे, ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। जो बिरसा है वो खुद एक आदिवासी थे, तो उन्होंने भी इस तरह का एक आंदोलन में भाग लिया था, इस तरह के एक आंदोलन को उपज की थी। आगे देखते हैं हम बिरसा मुंडा। देखो बच्चों, ये है बिरसा मुंडा। तो आदिवासी समाज जो है इन्हें अपना भगवान मानता था, क्योंकि इन्होंने आदिवासी समाज के लिए सबसे पहले आवाज उठाई, उनके जीवन यापन पर आवाज उठाई, उनकी जीवन शैली को बढ़ाने की कोशिश की, एक अच्छी जीवन शैली अपनाने का प्रयास किया। बिरसा मुंडा जो थे ये खुद एक आदिवासी समुदाय से आते थे और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। अब मैं बात करता हूं इनके इतिहास की, या इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। जैसे जैसे ये अपनी युवा अवस्था में आए, तो युवा अवस्था में आने के बाद देखो, जो बिरसा मुंडा थे ये ईसाई मिशनरियों द्वारा पर्याप्त स्कूलों के अंदर पढ़ाई की। तो यहां उन्होंने देखा कि कैसे धर्म जो है किसी अन्य व्यक्ति पर सर्वोच्चता हासिल कर सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इन्होंने अपना जो धर्म, यानी कि जो मुंडा जो समुदाय था या जो आदिवासी समुदाय था, इसे आगे बढ़ाने का विचार प्रकट आया, इनके मन में विचार आया और इसे आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अलग अलग जनसभाएं की, अलग अलग आंदोलनों में भाग लिए। यानी कि ये अपने आप में अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। 1897 में जेल से लौटने के बाद वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, यहां रावणों शब्द अंग्रेजों के लिए आया है, दिक्कू और यूरोपियों, यानी कि अंग्रेज, फ्रेंच, डच, इन सब के बारे में कह रहे हैं ये को तबाह कर दें। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया और देखो यहां बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा गया था। उस समय की जो स्थानीय सरकार थी, यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा था इनकी गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि पहली बार गिरफ्तार होने के बाद जैसे ही वापस बाहर आए, इन्होंने अपने आंदोलनों को वापस प्रेरित किया और वापस उनमें जान डालने का काम किया। तो इसके ऊपर जो अंग्रेज सरकार थी इन्हें दोबारा गिरफ्तार करना चाहती थी, तो वो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा गया और बिरसा मुंडा को उन्हीं के समुदाय के कुछ लोगों ने अंग्रेजों के हवाले किया कि सिर्फ
500 रुपए के लालच के लिए जब इन्हें ले जाकर जाया जा रहा था, यानी कि जब अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, तो कुछ लोग जो बिरसा मुंडा समुदाय के थे, उन अन्य बिरसा मुंडा समुदाय के जो अन्य समुदाय के लोग थे उनके खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। तब बिरसा मुंडा ने एक बात कही कि हम आदिवासी लोगों ने आज तक एक साथ 500 रुपए नहीं देखे, तो क्यों कोई 500 रुपए के लिए ये काम नहीं कर सकता था। तो उन्होंने इसे गलत नहीं कहा, कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज का समर्थन ही किया था कि इसमें आपसी कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था और सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। तो बच्चों, इस अध्याय के अंदर हमने आदिवासियों की जीवन शैली के बारे में देखा कि आदिवासियों के जीवन यापन के तरीके क्या थे, कैसे अंग्रेज शासन या औपनिवेशिक शासन ने उनकी जमीनों पर या जंगलों पर अधिकार करते हुए कैसे अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।